कैप्टन साहब का बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब हम लोग बात कर रहे थे ज़ेलेंस्की की कि जिस तरह की वहाँ पे टॉक हुई, हॉट टॉक जिसको कह लें और ये इल्ज़ाम जो ज़ेलेंस्की पे लगा कि वो तीसरी आलमी जंग चाहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर पिछले कई सालों से और ये ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से ट्रम्प का लेकिन मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि ट्रम्प का इस तरह से रिएक्शन और फ़ज़ील साहब कह रहे थे कि इस तरह से चीज़ें जब 2 कंट्री के सरबराहान के बीच में बात होती है, तो वो जो भी होता है अंदर हो जाता है, बाहर निकल के नहीं आता। लेकिन जिस तरह से इसको बाहर लेकर के आया गया, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? क्या आपको लग रहा है? मैं तो बहुत दूर तक इसको सोचता हूँ, लेकिन मैं आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि क्या है इसके पीछे? कैप्टन साहब। अ, डॉक्टर रिजवी, सबसे पहली बात है कि बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो क्लिप्स आ रही हैं और मैं तो अपने लॉन्ग करियर के दौरान जितने भी ऐसे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व किया है, वो सब चकनाचूर हो गए हैं। आपने सही फरमाया कि जब 2 देशों के शीर्ष नेता, टॉप लीडर्स मिलते हैं, तो कम से कम कैमरे के सामने, पत्रकारों के सामने या प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हाथ मिलाते हैं, एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, कंधा थपथपाते हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ होता है, वो भी एक 2-4 पॉइंट डाल दिए जाते हैं जिसमें एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीड, एग्रीड दिखाया जाता है। खुशनुमा माहौल होता है। ये जो केस हुआ इसने पूरे दुनिया के जितने मिलिट्री साइकियाट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अचंभे में डाल लिया है। अभी मैं एक और चैनल पे था और मेरे ख्याल से इसका एक और एंगल निकल के आ सकता है कि ट्रम्प जो है रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं और उनको मालूम है कि अ, जब उनको कुछ खरीदना होता है रियल एस्टेट में, चाहे वो जमीन खरीदें, घर खरीदें, होटल खरीदें, तो सबसे पहले उस खरीदने के पहले वो उसकी कीमत गिराते हैं। यानी ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन किसी से खरीद रहे हैं, ज़ाहिर बात है पहले उसकी कीमत गिरा दो, कुछ अफ़वाह फैला दो। ट्रम्प रियल एस्टेट डीलर हैं, उनको एक किसी का होटल खरीदना है, तो एक अफ़वाह फैला दो ताकि उस होटल की जो वैल्यू है, कीमत है और या उसकी प्रेस्टीज है वो डाउन हो जाए। अब उसके बाद ट्रम्प उस रियल एस्टेट को एक्वायर करते हैं। तो एक शायद ये हो सकता है कि ज़ेलेंस्की को इतने खुलेआम परेशान करके या चलो ज़ेलेंस्की को इतने खुलेआम बेइज्जत करके ट्रम्प ज़ेलेंस्की को साइकोलॉजिकल तौर पर दुनिया के सामने कमज़ोर कर रहे हैं और ट्रम्प का शायद ये आकलन है कि जब प्रेस के सामने, दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या बेइज्जत किया जाएगा, तो ज़ेलेंस्की जो हैं वो वापस यूक्रेन चले जाएँगे और थोड़ा उनका मोरल लो हो जाएगा। वो अपनी जो हठधर्मिता है, अपनी जो जिद है उसको थोड़ा भूल जाएँगे, थोड़ा नरम पड़ जाएँगे और फिर वापस आकर थोड़ा नरम अंदाज से अ, शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाएँगे। तो कहते हैं ना कि गन्ने को जूस निकालने के लिए उसको थोड़ा पीटा जाता है ताकि पल्प में से रस निकले। तो शायद वही कार्रवाई ट्रम्प ने कर दी है। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली, अजीबो-गरीब, ना पहले कभी सुना था, देखा था और मेरे ख्याल से भविष्य में भी कभी हम अपने लाइफ टाइम में ऐसा वाकया देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। जी डॉक्टर रिजवी? और सब हैरान हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो चेंज आ रहा है एक वर्ल्ड लेवल पे, उसकी भी एक तस्वीर है और यूएनओ ने कैप्टन साहब अभी कहा था कि दुनिया जो है बहुत तेज़ी से तानाशाहों के हाथों में जा रही है। उन्होंने किसी एक का ज़िक्र नहीं किया। यूएनओ का इजलास था, उसमें ये बात कही गई और उन्होंने बताया कि कैसे पैसे शिफ्ट हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग बड़े हैं, उनके पास कैसे दुनिया का 1/3 जो है वो उनके पास पहुँच गया है। तो और अगर आ गया तो ज़ाहिर है कि वो फिर सिचुएशन बदल जाएगी और सब आप देखिए कि मैं
कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने सवाल उठाया कि भाई आप बताइए, हिमाचल प्रदेश का मामला तक था। हिमाचल प्रदेश जो है उसने ये कह दिया है सरकार ने कि जो मंदिर हैं, ट्रस्टी हैं, वो पैसे दें, जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाने के लिए और सरकार की मदद करें। तो उस पे हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुल्क पर भाई सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट की मदद करे, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कैसे किसी मंदिर से या उससे लेगी? मंदिर चाहे अपने तौर पे कर दे, लेकिन आप ले नहीं सकते, जो जो मैं समझता हूँ। लेकिन ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि उसको कवर करे। लेकिन सेंटर का मामला ये है कि 256 लाख करोड़ जो है वो कर्जा हो गया। अच्छा, कर्जा हो गया वो तो चलिए ठीक है, हाँ? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि 5 स्टार टाइप के ऑफिसेज बन रहे हैं यहाँ पे पार्टियों के, 5 स्टार लेवल के, बल्कि 7 स्टार लेवल के। तो कहां से पैसा? यहाँ 80 करोड़ लोग, सरकार खुद ही कहती है कि 80-82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते ताकि वो जिंदा रहे। उस मुल्क में अरविंद केजरीवाल शीश महल बना के बैठ गए, जो आए थे आंदोलन करके। भाई क्या तमाशा है, है? भाई क्या तुम करना चाहते हो? तो ये जो सिचुएशन है आप देखिए, वो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। कैप्टन साहब, ये मैं समझता हूं कि लेकिन एक चीज उसमें से मैं बड़ा पॉजिटिव निकाल के ला रहा हूं कैप्टन साहब, उस डिस्कशन में अभी मैं पढ़ रहा था कि थर्ड वॉर को लेकर के, जैसा कि आपने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध कम से कम 200-300 साल नहीं होगा, तो वो ट्रम्प और उनकी जो नवार्ड वो थी है एक, उन्होंने कहा कि ये पिछले 6 साल से यही चाहते हैं कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर में कूद जाए। अमेरिका जो है तीसरी आलमी जंग में अमेरिका न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर दे। ये चाह रहा है, ये जो इंकशाफ हुआ, ये जो चीज बात निकल के आई, इसका मतलब ये है कि अमेरिका जंग तो चाहता है कि भाई होता रहे, कारोबार हमारा चलते रहे, इधर मार दो थोड़ा सा, उधर मार दो, आपके अंदाज में मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इधर फेंको उधर फेंको, ताकि हमारा असलाह जो है बिकता रहे और हमारी दुकान, हमारा वर्चस्व बाकी रहे। लेकिन तीसरी आलमी जंग हो, ये अमेरिका भी नहीं चाहता, आज तो क्लियर हो गया। और यही वजह है कैप्टन साहब, आप ही ने एक बात कही थी और मुझे अब वो बात आपकी सही लग रही कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो इजराइल की भी ताकत कम करेगा, उससे हाथ खींचेगा ताकि जंग बढ़े ना, जंग न बढ़े। लेकिन एक चीज कैप्टन साहब आई है जो अभी, वो ये कि नितिन याहू को 1 साल पहले और आईडीएफ को 3 महीने पहले से हमले का पता था, जो 7 अक्टूबर 2023 को। ये जो खबर है कैप्टन साहब, पता नहीं आप तक पहुंच गई होगी वैसे, ये क्या है? अगर ये बात ट्रंप को पता चली कि इसमें ये सच्चाई है, तो क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं उसी से जोड़कर। देखिए क्या होता है कि इजराइल का या किसी भी सरकार का तरीका होता है एक खास तरीके से कि वो अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। तो नेतन्याहू को हर रोज सुबह 9 बजे एक ब्रीफिंग होती है करीबन 10 मिनट के लिए। उनके सेक्रेटरिएट में उस वक्त आईडीएफ के जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं वो पहुंचते हैं और 5 मिनट में बताते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या कर रही है और मिलिट्री इंटेलिजेंस या एयरफोर्स की इंटेलिजेंस क्या कोई खास डेवलपमेंट है क्या। उसके बाद मोसाद के जो चीफ हैं वो आते हैं, वो करीबन 3 मिनट बात करते हैं हर रोज सुबह 9 बजे नेतन्याहू को कि पिछले 24 घंटे में क्या डेवलपमेंट हुई है और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है शिनबेट। शिनबेट के चीफ भी आते हैं और करीबन 1 मिनट या 2 मिनट नेतन्याहू को ब्रीफ करते हैं कि इजराइल की अंदरूनी हालत में अंदरूनी हालत क्या है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हुआ ये कि 7 अक्टूबर 2023 को जब ये हमला किया हमास ने, उसके बहुत पहले से ही शिनबेट रिपोर्ट दे रही थी कि शायद गजा के अंदर कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक तो ये हो रहा था कि
हमास के जो लड़ाके हैं वो हर रोज अपनी रॉकेट्स और मिसाइल्स को अक्सर अंडरग्राउंड सुरंगों से बाहर लाते थे और उनको खुली जगह पर रखकर इज़राइल की तरफ इशारा करके एम लेते थे, लेकिन फायर नहीं करते थे। और 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो क्या करते थे कि इन रॉकेट्स को वापस अपने अंडरग्राउंड सुरंग में ले जाया करते थे। तो शिन बेट ने ये रिपोर्ट बार-बार दी। एक और रिपोर्ट जो बार-बार आ रही थी कि हमास के जो लोग हैं वो बतौर टूरिस्ट दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां से माइक्रोलाइट हैंग ग्लाइडर खरीद रहे हैं। तो जाहिर बात है कि गजा के लोग जो हैं माइक्रोलाइट क्यों खरीद रहे हैं, हैंग ग्लाइडर क्यों खरीद रहे हैं? स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं खरीदेंगे, एडवेंचर के लिए तो नहीं खरीदेंगे। तो तीसरी खबर जो कि 6 महीने पहले ही आ गई थी, वो ये थी कि जहां-जहां पर भी गजा के और इज़राइल के बीच में जो फेंस बनाई है, दीवार बनाई है, उस पर अक्सर ये देखा जाता था कि गजा की तरफ से जो किसान लोग हैं या गाँव के लोग हैं, वो चलते-चलते फेंस के पास आ जाते थे और जब आईडीएफ उनको वार्निंग देती थी या वार्निंग शॉट फायर करती थी, तो वो वापस चले जाते थे। लेकिन ठीक है, ऐसी हरकतें 3 महीने में 1 बार होती हैं। शिनबेट का कहना ये था कि ऐसी हरकतें थोड़ा ज़्यादा होने लगी। पहले जो गाँव वाले जो हैं गज़ा से चलते-चलते फेंस के पास आए और वार्निंग देने पर वापस चले गए। पहले-पहले अगर ऐसा महीने में 1 बार होता था, तो अचानक एक अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में 2023 में ऐसा होने लगा कि ये वारदातें हफ्ते में 2 बार होने लगी, हफ्ते में 5 बार होने लगी। लेकिन जब भी आईडीएफ उनको वार्निंग देती थी, लाउड हेलर होते हैं, वार्निंग देती थी तो वो वापस चले जाते थे। ये सब रिपोर्ट हर रोज सुबह नेतन्याहू को जाती थी। अब होता क्या है कि इंटेलिजेंस में 2 चीजें होती हैं कि आपके पास खबरें बहुत आती हैं, इ अब उसको छानना पड़ता है कि इन खबरों में से कौन-सा एक्चुअली होने वाला है। आपको अगर 100 इनपुट आई हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो 100 में से 90 होने वाले हैं या 80 होने वाले हैं। आज इंटेलिजेंस में जो लोग काम कर चुके हैं, उनको मालूम है कि जब आपको 100 इनपुट मिलते हैं, उसमें से वर्केबल इनपुट सिर्फ 20 होते हैं और उसमें से भी चांसेस कि कुछ हो जाए, मुश्किल से 5 या 10 होती हैं। तो नेतन्याहू ने अपने हिसाब से जब उनको असेस किया, तो उन्होंने इन सब इंटेलिजेंस इनपुट को दरकिनार कर दिया। अब जो इंटरनल इंक्वायरी चल रही है इज़राइल में, उसमें बार-बार यही आ रहा है कि नेतन्याहू ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इन इंटेलिजेंस जो खबरें आ रही थी, उनको इग्नोर कर दिया या उनको हल्के में ले लिया। पता तो तब लगेगा जब नए इलेक्शन होंगे, नेतन्याहू अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और अगर विरोधी पार्टी से कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो ही मामले की तह तक जाकर एक व्हाइट पेपर रिलीज करेगा, तभी पता लगेगा। जी, डॉक्टर रिजवी? हाँ, नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए बड़ी बात थी और क्या कैप्टन साहब ये भी हो सकता है कि चूंकि प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे मुल्क में पिछले 7-8 महीने से उसमें भी वो उलझे थे और अपने आप को भी बचाना था उनका भ्रष्टाचार का जो इल्जाम था सरकार में भी उलझे थे कि पता नहीं कब सरकार गिर जाए वैसी स्ट्रांग ये भी तमाम चीजें रही होंगी। अच्छा एक बात और कैप्टन साहब कही जा रही थी कि बहुत मुमकिन है कि ये सब किया धारा इन्हीं का हो ताकि हमारी जान बच जाए और हम वॉर में आ जाएं। ये भी है लेकिन एक चीज और मैं कैप्टन साहब थोड़ा सोचता हूँ इसके पीछे थोड़ा जियोपॉलिटिक्स वाली बात हम कर लें कि ये भी तो हो सकता है कि ये खबर इसलिए भी फैलाई गई हो आम की गई हो क्योंकि वहां से खबर निकली कैसे ये जहां पे पूरी खबरों पे बैन खबर निकली कैसे एक बड़ा सवाल है कैसे ये बात सामने आ गई कैसे लीक हो गई लीक कैसे नहीं हो सकती आज की तारीख में खबर ये लीक कराई गई है और इजराइल इस काम में बड़ा माहिर है
ये कि साहब हमें मालूम सब था, मतलब हमारी कहीं कोई फेल्योर नहीं है। ये तो हमें सब मालूम था और चूंकि हमें ये सब करना था इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप हमें ना समझो कि हम बेखबर थे। यानी हमें सब सब हर चीज का पता था। हम जानते थे नेतन्याहू को 1 साल से पता था, आईडीएफ को 3 महीने से पता था, मोसाद को 6 महीने से पता था, मतलब सब हम जानते थे कि कहां से क्या सब हो रहा है, सब चल रहा है। तो एक ये भी होता है साहब, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो कहा हाँ मेरी हमारी गलती थी। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि कबूल किया आईडीएफ ने कि साहब हमारी गलती की वजह से ये हुआ, हमारी गलती थी। तो एक तो ये इसके पीछे हो सकता है। दूसरा ये कि चूक इनसे इसलिए भी लग रही है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैप्टन साहब ये टनल तक नहीं पहुंच सके। ये हमास कि कहां-कहां टनल है, ये कैप्टिव्स को छुपाए हुए हैं, कहां पे रखे हुए हैं, ये वहां तक नहीं पहुंच सके, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां तक ये पहुंच भी नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं। भले ही हाँ, ठीक है, वो खरीदारी जो आपने कहा वो सही है। तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूं कि यहाँ पे निकल के आएंगी, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इन्हें पता था। अगर इन्हें पता था और इनसे ये गलती हुई, तो अब इसका क्या होगा? क्या असर पड़ेगा नेतन्याहू की पॉलिटिक्स पर कि अगर आपको 1 साल पहले से पता था, अगर आईडीएफ आपको रिपोर्ट कर रही थी, तो फिर ये जो 1200 लोग मारे गए इसका जिम्मेदार तो यही हुए ना, कैप्टन साहब? जी हाँ, देखिए, मैं नेतन्याहू को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तजुर्बे नहीं, से नहीं, नहीं। ये कहना नहीं, चाहता नहीं, हूँ मैं कि इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा हूँ उस तरीके का, हाँ, लेकिन मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं है कैप्टन साहब, ये सवाल खुद इज़राइल के अंदर लोग उठा रहे हैं कि तुम कातिल हो, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। जी, इंटेलिजेंस का क्या होता है, इंटेलिजेंस 2 तरह की होती हैं। ज़्यादातर 100 जब खबरें आती हैं, उसमें से 90 इस तरह की खबरें होने वाली होती हैं, हमला होने वाला है। तो ज़ाहिर बात है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव होता है, जो बॉस होता है, वो कहता है, "भई ऐसे मत बोलो कि हमला होने वाला है। हमें ये बताओ कि हमला कब होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, कहाँ होने वाला है? यानी पिलर नंबर 680 पर होने वाला है या पिलर नंबर 711 पर होने वाला है? तीसरी चीज़, हमला कैसे होगा?" अब ये कह देना, देखिए, जैसे आप देखिए भारत में क्या होता है, 26 जनवरी आ रही है, कहते हैं इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया 26 जनवरी में दिल्ली पर हमला हो सकता है। तो ये बात नहीं है। जो अ, पुलिस के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको अपने पुलिस के सिपाहियों को या हथियार को तैनात करना है, वो कहते हैं हमें बताओ कि 26 जनवरी के पहले अगर हमला होगा तो वो 21 जनवरी को होगा कि 24 जनवरी को होगा? हमें ये बताओ कि वो रात के 8 बजे होगा कि सुबह के 8 बजे होगा? तीसरी चीज़, हमें ये बताओ कि अगर हमला होना है वो दिल्ली के किस बॉर्डर पर, कहाँ पर होगा, किस क्रॉसिंग पर होगा या किस बिल्डिंग के पास होगा? तो क्योंकि ज़ाहिर बात है कि नेतन्याहू की जैसे बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है कि आप हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में तो पुलिस वालों को और फौजियों को हर चप्पे-चप्पे पर, हर मीटर-मीटर पर तैयार नहीं रख सकते हैं। तो नेतन्याहू का जो तरीका था काम करने का वो ऐसे भी है, जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का होगा कि जब उनके पास 10 काम होते हैं, तो वो उनमें से 2 कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनको ही सामने रखेंगे और 10 काम जब उनके पास होते हैं, तो 2 काम जो हैं वो थोड़ा उनको कम इम्पोर्टेंस देंगे, कहेंगे ठीक है, आज नहीं शाम को देख लेता हूँ, शाम को नहीं कल कर लेता हूँ। तो जब बार-बार ऐसी रिपोर्टें आई होंगी कि हमास ने अब हमला करने का मन बना लिया है, तो क्योंकि बार-बार हर रोज़ ये खबर आ रही है, तो शायद उनके मन में ऐसा वहम हो गया होगा कि ये ऐसी खबरें तो आती ही रहती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है 1200 लोग मारे गए थे, तो इन 1200 लोगों के जो दोस्त हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं या ये 1200 लोग जिस गाँव में या शहर में, तबके में रहते थे,
वो सब तो नेतन्याहू के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि नेतन्याहू को जवाब देना पड़ेगा, चाहे अभी या चाहे जब वो लड़ाई बंद हो जाएगी और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, नेतन्याहू को जवाब देना पड़ेगा। जी डॉक्टर रिजवी। और चूंकि जब हम 1200 कह रहे हैं तो हम इजराइल के 1200 लोग कह रहे हैं, इजराइल के, बाकी तो मार दिए गए 56,000 तो क्या होता है, लेकिन इजराइल के 1200 लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और नई चीज निकल के आई, परवीन गुलबशा साहिबा कैप्टन साहब से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा कमेंट इनका। एक नई चीज इन्होंने कहा, ट्रम्प जेलेंस्की को समझा रहा है कि तुम अभी जंग रोक दो, अभी हमको गाजा पर कब्जा करना है, कब्जा हो जाएगा तो फिर आप पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जेलेंस्की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब ये एक नई चीज, अब जाहिर है कि या तो इन्होंने सोचा होगा या तो किसी ने तजिया निगार ने ये बात कही होगी कि एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि ये डायलॉग वहां तो कोई कान लगा के बैठा नहीं था कि ये कह रहे थे, वो वहां तो दूसरी ही बातें आ रही। लेकिन फिर भी कैप्टन साहब, क्या जियोपॉलिटिक्स में तो कुछ भी संभव है, क्या ये भी हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इनकी बात पे? अगर एक 30 सेकंड भी आप बोल दें जरा। देखिए अभी ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने उनके सामने क्लियरली 3 चीज हैं। एक तो है थ्रेट फ्रॉम चाइना, चाइना से ताइवान को क्या खतरा है, उसके बारे में तो वह कोई भी नरम रुख अख्तियार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ताइवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है अमेरिका का ईस्ट चाइना सी में। दूसरी चीज ट्रम्प साहब को डील करनी थी हमास और इजराइल की लड़ाई। अब मोर और लेस कमोबेश हमास और इजराइल की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और अब ट्रम्प साहब चाहेंगे कि ये फिलहाल फिर से इसमें चिंगारी ना भड़के। क्यों? वो इसलिए कि वह चाहते हैं कि पूरा जोर लगाएं और 3 साल से जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उस पर थोड़ा ठंडा पानी फेंके। ज़ेलेंस्की को उन्होंने बुलाया, काबू करने की कोशिश की, ज़ेलेंस्की नहीं माने। ज़ेलेंस्की अभी भी चाहते हैं कि अपना खोया हुआ इलाका रूस से लड़कर वापस लें। ज़ेलेंस्की अब भी चाहते हैं कि पुतिन से बदला लें। तो अगर आप ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ट्रम्प चाहेंगे कि अपना पूरा ध्यान फिलहाल ज़ेलेंस्की को बस में करने के लिए कहते हैं ना वो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की ज़ेलेंस्की को मोहित करना है कि वो पीस टॉक के लिए तैयार हो जाए। तो ट्रम्प की प्रायोरिटी जो है फिलहाल यूक्रेन रहेगी, क्योंकि उन्होंने पुतिन को बोल दिया है कि पुतिन आप रख लो, जितना जीता हुआ इलाका है वो आप अपने पास रख लो, हम लड़ाई बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने ट्रम्प ने पुतिन से एक वादा भी ले लिया है कि पुतिन और हमला कीव की तरफ नहीं करेंगे। अब पुतिन ने बोल दिया ठीक है, हम और कीव की तरफ बढ़ेंगे नहीं, हम जहां हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। तो ट्रम्प चाहते हैं कि ऐसा एक सीज़फायर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब सीज़फायर होगा तो ट्रम्प जो है फिर से अपना अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा आने वाले दशकों में 10 या 20 साल में या हो सकता है 5 साल में ताइवान का जो टेंशन है, वो अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरीन कोर पूरा अपना ध्यान यूक्रेन से हटाकर, इजराइल से हटाकर ताइवान की तरफ देना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि चीन के साथ कुछ होने वाला है, आज नहीं तो 10 साल बाद। जी। जी, बिल्कुल कैप्टन साहब, और ये हो सकता है हालाँकि आज भी 48 ड्रोन जो है वो मारे हैं रूस ने, आज भी अटैक किया है। तो अब ये कितना वो मानते हैं पुतिन, क्या होगा ये तो वक़्त बताएगा। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि अमेरिका ने इज़राइल को 3 बिलियन की सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है और पेंटागन ने कहा है कि 2027 की शुरुआत में हथियार पहुँचने की उम्मीद है, ये हथियार पहुँच जाएँगे। आखिर में नूर साहब ने लिखा है कि सारे इजरायली जानते हैं कि मोसाद, सिनबेट और नेतन्याहू बहुत झूठे हैं, हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं।
यूनुस छोड़वारा साहब ने लिखा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोप में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये भी एक ये सही खबर है, ये चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब चूंकि ज्यादा वक्त है नहीं, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन साहब आपसे, वो ये कि बातचीत रुक गई है सीज फायर की। अभी जो खबरें आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि बातचीत शुरू हो पाएगी और ये सीज फायर जारी रहेगा? क्योंकि हूती ने जब ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही तो हूती ने फिर धमकी दी है कि आप जो है सीज फायर करो, दूसरा दौर का जो है वो लागू करो, वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। कैप्टन साहब। जी हाँ, अब तक सीज़फायर टॉक एडवांस स्टेज में पहुंच जाने चाहिए थे। अब तक तो फेज़ 2 में यानी द्वितीय चरण में जो-जो शर्तें थी उनके बारे में फाइनलाइज़ हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि 4 तारीख को फिर से सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं फिर से कायरो में मिलने वाले हैं। तो हमारे पास 48 घंटे का 72 घंटे का समय है, जिसमें हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड फेज़ ऑफ सीज़फायर के बारे में बातचीत होकर कुछ हद तक सहमति हो जाएगी। कम से कम इतनी सहमति तो हो ही जाएगी कि सीज़फायर को तोड़ा ना जाए। देखिए, सेकंड फेज़ में जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं बंधकों को रिहाई कर देना है, इज़राइल इतने छोड़ देगा, हमास इतने छोड़ देगा। हमास बोल रहा है कि आईडीएफ जो है गज़ा से बाहर निकल जाए। ये भी हमास चाह रहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है जो कि गज़ा और सिनाई के बीच का बॉर्डर है, करीबन 14 किलोमीटर लंबा, कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इज़राइल हट जाए। ये सब सेकेंडरी हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या सीज़फायर टूट रहा है? क्या इज़राइल गज़ा पर फिर से बमबारी शुरू कर रहा है? हर रोज़ जो बमबारी होती थी कि हर रोज़ 100 बॉम्ब गिरा दिए। क्या सीज़फायर टूट रहा है कि हर रोज़ हमास जो है इज़राइल की तरफ रॉकेट पहले जैसे दागता था, 100 रॉकेट दाग दिए, 50 रॉकेट दाग दिए। क्या वैसा कर रहा है? तो अच्छी बात है कि ठीक है, सीज़फायर फेज़ 2 की तरफ बातचीत अग्रसर नहीं हुई। दोनों ही पार्टीज़ अपने-अपने खेमे में लौट आई हैं, लेकिन सीज़फायर नहीं टूटा हुआ है। ना इज़राइल ने हमला किया, लगातार छोटे-मोटे हमले होते रहेंगे देखिए लोकल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन ना इज़राइल बड़े-बड़े बम गिरा रहा है और ना ही हमास दर्जनों रॉकेट फायर कर रहा है। तो माहौल सही है, 4 तारीख को एक खुशनुमा खबर आनी चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने जो लिखा है, बस वही बात ख़त्म करूँगा कि मिस्र के खुफिया प्रमुख हसन रशद ने सुझाव दिया है कि फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना होने तक हमास के हथियारों को मिस्र और यूरोपीय निगरानी में रखा जाए, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। हमास ने कहा कि हमारे हथियार हमारी भूमि की रक्षा के लिए हैं, किसी बाहरी के लिए बातचीत या भंडारण का विषय नहीं है। तो बहरहाल अब इस पे और क्या रास्ता निकलता है। हमास को पता था कि हमले के बाद जंग होगी, लेकिन ये पता नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर कत्ले-आम होगा। तो तरह-तरह की बातें हैं अलग-अलग। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। ये 1 घंटे हो गए और आज आप दूसरे चैनल पे भी थे, खैर आप रहते ही हैं। तो ये आज फजील साहब बीच में उनको नींद वाक़ई आ रही थी लग रहा था, तो वो भी चले गए, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ इन मानों में कि नॉलेज जो चीज़ें चल रही थी, उसको बेहतर तरीके से लोगों ने समझ लिया और आपने बहुत ही ब्रॉड वे में जाकर के चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया और मैं समझता हूँ कि यही प्रोग्राम की कामयाबी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका कि आप हमसे जुड़े। तो ये थे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जो हमसे जुड़े हुए थे। लाइक बहुत कम मिले हैं, लाइक करके जाइएगा और इस प्रोग्राम को शेयर कर दें तो बहुत अच्छा है। जैसा कि राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है तो उनकी बात ज़रूर मान लिया कीजिए। बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत सारे सवाल हम नहीं ले पाए। तलत आलम सिद्दीकी साहब का मैं नहीं ले पाया सवाल और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें भी रह गई हैं।
कल फिर हम जुड़ेंगे और इस पे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट।